नमस्कार विद्यार्थियों, अपनी क्लास 10th का अध्याय 18 चल रहा था। अध्याय 18 के 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए थे। तीसरा टॉपिक हम आज लेंगे। मैंने कहा था अध्याय 18 में अपने 3 टॉपिक थे। पहला टॉपिक था अपना उपभोक्ता, दूसरा टॉपिक था अपना विधिक जागरूकता और तीसरा टॉपिक है अपना सूचना का अधिकार। दो सूचना का अधिकार क्या चीज़ है वो देखेंगे अपने यहाँ पर। तो देखो, जैसे आप लोगों ने पिछले अध्याय में पढ़ा है कि भारत ने लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को अपनाया और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में क्या है, जनता का शासन होता है। और जनता के शासन में अगर आप लोग अध्ययन करोगे तो पाओगे साहब शासन का संचालन कुछ चुने हुए प्रतिनिधि करते हैं। अब वो शासन का संचालन किस प्रकार से करते हैं कि साहब जनता से टैक्स या लगान लिया जाता है, टैक्स वसूल करके सरकार उसको क्या है, पैसे को जनता के ऊपर खर्च करती है। तो ये 1993 के आसपास की बात है। उस समय क्या है, ये राजस्थान से एक तरह से आंदोलन चला था कि राजस्थान में जो सरकारी योजनाएं थी उस सरकारी योजनाओं को किस प्रकार से खर्चा किया जा रहा है, उस खर्चे की जानकारी के लिए आंदोलन चला था साहब। तो एक आम नागरिक है, एक आम नागरिक जो भारत का निवासी है या संसार में किसी भी देश का निवासी है जहाँ पर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, तो वहाँ पर प्रत्येक नागरिक को अधिकार होना चाहिए कि उसका जो पैसा टैक्स के रूप में वसूल किया जा रहा है उस पैसे को किस प्रकार से खर्चा किया जा रहा है, सरकार जो कार्य कर रही है किस प्रकार से कार्य कर रही है, योजनाएं बन रही है उस योजनाओं की जानकारी उसको होनी चाहिए। तो ये आंदोलन चला। इस आंदोलन को फिर परिपूर्ण कब हुआ? 2005 में। तो पहले अपन देखें सूचना का अधिकार है क्या, सूचना अधिकार किसे कहते हैं अपन। तो देखो, सूचना का अधिकार का मतलब यह है, सूचना का मतलब होता है जानकारी, सूचना का मतलब होता है जानकारी। और सूचना का अधिकार का मतलब यह होता है कि देश के किसी भी नागरिक द्वारा जानकारी मांगने पर किसी सरकारी कर्मचारी, अधिकारी या संस्था को जानकारी देना आवश्यक है, उसे सूचना का अधिकार कहते हैं। सूचना का अधिकार का मतलब सिंपल सा है कि साहब प्रत्येक नागरिक को जानकारी लेने का अधिकार है। सूचना का अधिकार का मतलब होता है जानकारी लेने का अधिकार। यानी देश का प्रत्येक नागरिक किसी भी संस्था है, चाहे वो सरकारी संस्था हो या कोई आजकल उसमें लिमिटेड संस्था आ चुकी है, सरकारी संस्था हो या कर्मचारी हो, उस सरकारी संस्था और कर्मचारी से प्रत्येक नागरिक वहाँ से उस संस्था की जानकारी, नियमों की जानकारी, कानून की जानकारी और जो उसके द्वारा कल्याणकारी योजनाएं बनाई जा रही हैं उस कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी लेने का अधिकार है, उसे अब सूचना का अधिकार कहते हैं। अब यह सूचना का अधिकार कब बना? तो देखो यहाँ पर संसद द्वारा इस सूचना के अधिकार को पारित किया गया 15 जून 2005 में। कब पारित किया गया? 15 जून 2005 में। यानी संसद द्वारा पारित किया गया और 13 अक्टूबर 2005 में लागू हुआ। 13 अक्टूबर 2005 में लागू हुआ। संसद ने पारित किया 15 जून 2005 में और 13 अक्टूबर 2005 में लागू हुआ। यानी यहाँ पर देखो, जैसे आपको मैंने बताया था कि साहब कानून कब बनकर तैयार होता है? जब राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाए। तो राष्ट्रपति की मंजूरी मिली 13 अक्टूबर 2005 को। राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ ये कानून बनकर तैयार हो गया। कब बनकर तैयार हो गया? 13 अक्टूबर 2005 में। अब जैसे मैंने आपको उपभोक्ता के अधिकार, उपभोक्ता अधिनियम के तहत बताया कि साहब कौन कौन से अधिकार प्राप्त हुए हैं, तो सूचना का जो अधिकार है
उसके बारे में अपन ने जानकारी ली कि साहब सूचना का अधिकार किसे कहते हैं, सूचना अधिकार पारित कब हुआ। अब सूचना के अधिकार में कौन कौन से अधिकार नागरिकों को प्रदान किए गए हैं, कौन कौन सी सुविधाएं नागरिकों को दी गई है, वो अपन यहाँ पर देखेंगे कि साहब सूचना के अधिकार में कौन कौन से क्या है अधिकार हैं, कौन कौन से अधिकार उसको प्राप्त हैं, किसके तहत बताओ, सूचना के अधिकार के तहत। तो सबसे पहले अधिकार आ है, सबसे पहले अधिकार आ रहा है वो क्या रहा है कि साहब चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, यानी केंद्र का कार्यालय हो या राज्य का कार्यालय हो, सरकारी कार्यालय जितने भी हैं चाहे वे केंद्र के हो या राज्य के हो, उन सरकारी कार्यालयों से, यहाँ पर अपन आगे कर सकते हैं, सरकारी कार्यालय से पहला अधिकार देखो, चाहे वो केंद्र सरकार से संबंधित हो या राज्य सरकार से संबंधित हो, समस्त जो सरकारी कार्यालय हैं उन सरकारी कार्यालयों से सूचना प्राप्त की जा सकती है, सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। पहला अधिकार सिंपल सा है कि साहब चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, हर नागरिक, देश के प्रत्येक नागरिक को अधिकार है कि साहब सरकारी कार्यालय जितने भी हैं उन सरकारी कार्यालय से सूचना प्राप्त की जा सकती है, जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो पहला अधिकार तो यह है। दूसरा अधिकार क्या है, दूसरा अधिकार देखो कि किसी भी सरकारी कार्यालय का रिकॉर्ड देख सकता है। यानी यहां पर आप देखो क्या करोगे, देश का प्रत्येक नागरिक किसी भी सरकारी कार्यालय का रिकॉर्ड देख सकता है, जानकारी प्राप्त कर सकता है, रिकॉर्ड भी देख सकता है। दूसरा अधिकार ये हो गया, देश का प्रत्येक नागरिक किसी भी सरकारी कार्यालय का रिकॉर्ड देख सकता है। तीसरा अधिकार देखो, कोई सरकारी काम चल रहा है, योजना चल रही है, तो प्रत्येक नागरिक को अधिकार है कि वो चल रहे काम को भी देख सकता है। जो योजनाएं चल रही है, कार्य चल रहे, जैसे मान लो सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है, तो सड़क निर्माण के कार्य में प्रत्येक नागरिक को अधिकार है वो सड़क निर्माण के कार्य को देख सकता है, उसके माल मटेरियल को चेक कर सकता है, और अगर मान लो उसको उस माल मटेरियल में कुछ मिलावट दिखे तो उसकी शिकायत कर सकता है। तो काम को भी देख सकता है, पहला तो सूचना प्राप्त कर सकता है, दूसरा रिकॉर्ड देख सकता है, तीसरा कार्य को भी देख सकता है, जो भी कार्य चल रहे हैं उसको देख सकता है। और चौथा काम देखो, चौथा अधिकार क्या है कि सरकारी कार्य को देख रहा है व्यक्ति और उसमें कुछ सामग्री है या सामान है, उस सामान के नमूने ले सकता है। यानी सीधी सी बात है, देखो जैसे को सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है, उसमें कोई रोडी बज रही है, डामर मिलाई जा रही है, तो प्रत्येक नागरिक उसका निरीक्षण कर सकता है, और निरीक्षण में उसको मिले लगे कि साहब इसमें कुछ मिलावट है, तो उसके नमूने ले सकता है। नमूने का मतलब सैंपल ले सकता है, नमूने सैंपल, क्योंकि आजकल कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हिंदी के बजाय अंग्रेजी ज़्यादा समझते हो, तो नमूने सैंपल लो ले सकता है, और उस नमूने सैंपल की जांच करके अगर उसमें मिलावट पाई जाए तो उस कर्मचारी के खिलाफ, उस संस्था के खिलाफ वो शिकायत कर सकता है। फिर देखो यहाँ पर पांचवा, यानी यहाँ पर देखो सूचना दो प्रकार से ली जाती है। पहली तो बाय एक तरह से लेटर के माध्यम से, और दूसरी बात है देखो यहाँ पर सीडी या फ्लॉपी। सीडी या फ्लॉपी में सूचना प्राप्त कर सकता है। यानी सीधी सी बात है, किसी भी कार्यालय में आप अपील करो, उस कार्यालय में सूचना प्राप्त करने के लिए आप बाकायदा एप्लीकेशन लगा सकते हो कि साहब मुझे सूचना किस में दी जाए, बताओ, कंप्यूटर सीडी और फ्लॉपी में प्रदान की जाए। तो कंप्यूटर सीडी और फ्लॉपी में भी सूचना प्राप्त की जा सकती है। और आगे देखो आखिरी अधिकार यहां पर आ रहा है, छठा अधिकार आ रहा है। तो छठा अधिकार क्या है
यानी जो भी सरकारी कार्य होते हैं उस सरकारी कार्य में, जैसे मान लो कोई योजना चल रही है सरकारी, मान लो कोई बांध बनना है, या मान लो कोई पुलिया बन रही है, मान लो सड़क बन रही है, या मान लो कोई अन्य कार्य सरकारी चल रहा है, तो उसमें देखो यहाँ पर मजदूरों के, देखो यहाँ पर तो मजदूर लगते हैं उसमें, उन मजदूरों के मस्टोल, मजदूरों के मस्टोल होते हैं। इसके अलावा लॉगबुक होती है, मस्टोल होते हैं, लॉगबुक होती है, टेंडर के दस्तावेज होते हैं, केस बुक होती है, यानी यहां पर देखो, यानी जो भी योजना चल रही है उस योजना की ये सारी जानकारी ले सकता है। कौन सी? मजदूरों में मस्टरोल का मतलब, तो मजदूरों को कितनी मजदूरी दी जा रही है, किस हिसाब से मजदूरी दी जा रही है, लॉग बुक उसमें देख सकता है। टेंडर के दस्तावेज, टेंडर का मतलब क्या होता है जानते हो? टेंडर का मतलब होता है कि साहब जो जिसको ठेका कहते हैं कि साहब ये कार्य है, इस ठेके पर या मान लो इस रेट पर ये टेंडर छूटा है, तो टेंडर के दस्तावेज हैं, केस बुक है, इन सबको देख सकता है, इनकी जानकारी ले सकता है। तो इस प्रकार से अधिकार हो गए। तो मुख्य रूप से अपने जो परिभाषा देखी उस परिभाषा के हिसाब से अपने देखा क्या क्या अधिकार है। तो पहली बात मैंने बताया, पहला अधिकार बताया आपको कि केंद्रीय और राज्य सरकार किसी भी कार्यालय से क्या प्राप्त कर सकता है, जानकारी प्राप्त कर सकता है। दूसरा मैंने बताया रिकॉर्ड देख सकता है। तीसरा मैंने बताया काम को भी देख सकता है। चौथा मैंने बताया नमूने ले सकता है। पांचवा बताया कंप्यूटर CDF लॉबी में जानकारी प्राप्त कर सकता है। छठा बताया जो टेंडर होते हैं, टेंडर के दस्तावेज हैं, लॉग बुक है, मजदूर मस्टोल है, केस बुक है, उनकी जानकारी उनको देख सकता है। इसके लिए कोई भी अधिकारी या जो संस्था उसके लिए मना नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से ये अधिकार है जो किसके तहत प्राप्त है, बनो सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त है। अब देखो इस पॉइंट पे अपन देखेंगे आगे, इसी पॉइंट में आगे देखेंगे कि साहब सूचना कैसे प्राप्त की जाती है। सूचना प्राप्त करने का तरीका। आपने पढ़ लिया कि साहब सूचना का अधिकार पढ़ लिया अपन ने। अब सूचना अधिकार के तहत अपन पहले कौन कौन से अधिकार प्राप्त है ये देख लिया अपन ने। लेकिन जब तक अपन को यह तरीका पता नहीं कि साहब सूचना कैसे प्राप्त की जाएगी, उसका तरीका पता नहीं है, तो आप सूचना की जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। तो सूचना कैसे प्राप्त की जाती है वो अपन देखेंगे। तो देखो यहाँ पर कोई भी नागरिक सूचना प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए फिक्स आवेदन पत्र होता है, और वो फिक्स आवेदन पत्र के माध्यम से सूचना प्राप्त कर सकता है। उस आवेदन पत्र को भर के निश्चित कार्यालय में जमा करा के सूचना प्राप्त कर सकता है। जिस भी कार्यालय से सूचना प्राप्त करनी है उस कार्यालय में आवेदन पत्र जमा करके उस सूचना प्राप्त कर सकता है। और उस आवेदन पत्र की फिक्स एक तरह से फीस है 10 रुपये। यानी आपको जैसे मान लो कि साहब जलदाय विभाग में है, बिजली बोर्ड में है, तहसील में है, ग्राम पंचायत में है, जहाँ से भी जानकारी प्राप्त करनी है तो उसके लिए फिक्स आवेदन पत्र जमा कराना पड़ेगा। आवेदन पत्र के साथ फीस 10 रुपये फीस आपको जमा करानी पड़ेगी, और आवेदन पत्र जमा करा के सूचना प्राप्त कर सकते हैं। अब देखो इसके लिए क्या क्या मुख्य रूप से क्राइटेरिया। ये तो सामान्य बात थी कि साहब कैसे सूचना प्राप्त कर सकते हो आप। तो सूचना प्राप्त करने के लिए जिस भी कार्यालय में आपको सूचना प्राप्त करनी है उस कार्यालय में फिक्स आवेदन पत्र जमा कराना पड़ेगा, और आवेदन पत्र के साथ 10 रुपये फीस जमा करानी पड़ेगी। उसके साथ आप सूचना प्राप्त कर सकते हो। अब उसके लिए कौन कौन सी मुख्य बातें जो ध्यान देने योग्य है वो अपन देखेंगे। तो सबसे पहली बात आती है, सबसे पहली बात है ये तो फिक्स रेट है आपकी 10 रुपये, तो आपके आवेदन पत्र के साथ जमा कराने होंगे। आगे देखो, अगर मान लो आपकी सूचना बड़े आकार की है तो नकल के कागज, देखो ध्यान देना,
नकल के कागज के क्या है, आपको अलग राशि देनी होगी। यानी यहां पर देखो, पहली बात है आपकी 10 रुपए में आपको आवेदन पत्र कर सकते हो। अब जिसके पास आवेदन पत्र किया वो आपको अधिकारी कहेगा कि आपकी सूचना आपके फिक्स क्राइटेरिया से बाहर जा रही है, तो आपके जितने पेज वापस एक्स्ट्रा होंगे उस पेज के नकल के कागज के अलग से पैसे आपको जमा कराने होंगे। जैसे मान लो पर पेज के हिसाब से वो रेट होती है, पर पेज के साथ रेट होती है और उस हिसाब से आपको अलग से पैसे जमा कराने होंगे। दूसरा देखो, अगर आप कंप्यूटर सीडी या फ्लॉपी में सूचना प्राप्त करना चाहते हो तो उसके लिए देखो, सीडी या फ्लॉपी के लिए आपको 50 रुपए जमा कराने पड़ेंगे। सीडी या फ्लॉपी के कितने रुपए जमा कराने पड़ेंगे? 50 रुपए जमा कराने पड़ेंगे। यानी पहली बात तो मैंने आवेदन पत्र बताया, उसके बाद बताया कि सबसे पहली बात है अलग से अगर कागज होते हैं तो उसके लिए आपको अलग से राशि देनी होगी, और राशि के लिए व्यवस्था है कि सीडी के लिए कितने बताओ, 50 रुपए। और तीसरा देखो, अलग से जो कागज होंगे उसके लिए कितने रुपए जमा कराने पड़ेंगे, तो उसके लिए देखो 2 रुपए प्रति कागज, 2 रुपए प्रति पेज के हिसाब से आपको जमा कराने पड़ेंगे। यानी फोटोकॉपी जो मिलेगी आपको तो 2 रुपए प्रति पेज के हिसाब से आपको जमा कराने पड़ेंगे। अगर मान लो 10 रुपए के क्राइटेरिया में कितने पेज आ रहे हैं, उसके बाहर अगर आपका क्राइटेरिया जाता, मान लो आपके 100 पेज हो गए साहब कि साहब आपने कोई कार्यालय से जानकारी प्राप्त की, उसके लिए आपको इस 10 रुपए के अलावा आपको 100 पेज एक्स्ट्रा हो रहे हैं, तो 100 पेज के लिए आपको 200 रुपए जमा कराने पड़ेंगे। प्रति फोटोकॉपी या प्रति पेज के 2 रुपए अलग से जमा कराने पड़ेंगे। सही है ना। उसके अलावा देखो आपके अब जैसे मैंने आपको एक चीज बताई थी, आपको बताओ तो रिकॉर्ड देख सकता है, ये तो रिकॉर्ड लेने का था। अब रिकॉर्ड देख सकता है, उसके लिए क्या बात है, तो रिकॉर्ड देखने के लिए देखो क्या बात है कि साहब सबसे पहली बात है रिकॉर्ड कैसे देख सकते हैं कि साहब 10 रुपए प्रति घंटा। यानी यहां पर देखो 10 रुपए जमा प्रति घंटा नहीं, यहां पर सॉरी 10 रुपए जमा कराओगे ना आप ये आवेदन शुल्क के साथ, तो 10 रुपए में आप 1 घंटा रिकॉर्ड देख सकते हो। 10 रुपए जो अधिकार पत्र में देना आपको, मैंने कहा था ना चौथा अधिकार बताया था रिकॉर्ड देख सकता है, तो देखने के लिए 10 रुपए में निःशुल्क 1 घंटा आप क्या कर सकते हो, रिकॉर्ड देख सकते हो। 10 रुपए में जो आवेदन शुल्क जमा कराया ना उसमें 1 घंटा निःशुल्क लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पर। क्यों कि साहब 10 रुपये तो आपके आवेदन पत्र के लगने ही है, उसके लिए आपको 10 रुपये में 1 घंटा निःशुल्क क्या रिकॉर्ड देख सकते हो। उसके लिए देखो आपको क्या है, आगे अगर आपको टाइम लग रहा है, 1 घंटे में आप रिकॉर्ड नहीं देख पाए, तो आगे अगर टाइम लग रहा है तो 5 रुपये प्रति 15 मिनट अलग से जमा कराने होंगे। देखो ध्यान देना, आपने एप्लीकेशन लगाई साहब मुझे रिकॉर्ड देखना है और 10 रुपये आवेदन पत्र के लगे, उस 10 रुपये आवेदन पत्र में आप 1 घंटा निःशुल्क यानी 1 घंटे तक रिकॉर्ड देख सकते हो। अब आप कहोगे अधिकारी को साहब मेरे को 1 घंटे में पूर्ति नहीं हो रही, मैं और रिकॉर्ड देखूंगा और टाइम लेना है मेरे को, तो उस टाइम के लिए 5 रुपये प्रति 15 मिनट के हिसाब से आपको जमा कराने होंगे। कितने रुपए जमा कराने पड़े? 5 रुपये प्रति 15 मिनट के हिसाब से। अब आगे देखो, ये तो हो गए बेसिक चीज जो क्या आपको ध्यान देने योग्य है कि साहब आपके लिए रिकॉर्ड देखने लिए कौन कौन सी राशि किस प्रकार से आपको जमा करानी होगी। पहली बात तो आवेदन शुल्क 10 रुपये है, फिर बाद में अपने नकल के अलग से कागज के पैसे लगेंगे। अलग से कागज के पैसे कितने, प्रति फोटोकॉपी कितने रुपए, 2 रुपये, और सीडी के कितने 50 रुपये, और 10 रुपये में 1 घंटा आप देख सकते हो रिकॉर्ड, और 1 घंटे से ज़्यादा टाइम लग रहा है आपको तो प्रति 15 मिनट 5 रुपये एक्स्ट्रा जमा कराने पड़ेंगे। अब सूचना के बारे में आगे आपको जानकारी यहाँ ध्यान देने की बात है, सूचना प्राप्त करने के तरीके में आ रही है।
वो क्या है आगे? आगे देखो क्या है कि साहब 5वां पॉइंट, जो आवेदन पत्र दिया आपने उस आवेदन पत्र का जवाब 30 दिन के भीतर अधिकारी को देना अनिवार्य है। सूचना देना अनिवार्य है। जिस भी कार्यालय में आपने सूचना के लिए एप्लीकेशन लगाई, उस कार्यालय का दायित्व है कि वो 30 दिन में सूचना प्रदान करें, या इसको अपन दूसरे सिरे से लिख सकते हैं कि साहब 30 दिन के भीतर सूचना प्राप्त कर सकेगा। यानी जो आपने पीछे ऊपर रिकॉर्ड देखा ना, उस वैसे अगर पैसे आपने जमा कराए, उस हिसाब से कंडीशन पूर्ति की, तो आप 30 दिन के भीतर 30 दिन में सूचना प्राप्त कर सकते हो। और जो भी अधिकारी है जिसके पास एप्लीकेशन लगा है, उसका दायित्व है कि 30 दिन में सूचना अनिवार्य रूप से दे। और देखा आपने आगे एक पॉइंट और ध्यान रखना आपको, ये तो बेसिक जानकारी है, बेसिक जानकारी है। अब इसमें देखो एक चीज है, दो चीज और ध्यान रखना, जीवन और स्वतंत्रता। जीवन और स्वतंत्रता से जुड़ा कोई मुद्दा है, जीवन और स्वतंत्रता से जुड़े कोई मुद्दे पर आप जानकारी लेना चाहते हो, तो जानकारी आप 48 घंटे में प्राप्त कर सकते हो। कितने घंटे में प्राप्त कर सकते हो? 48 घंटे। बेसिक जानकारी आप 30 दिन में प्राप्त कर सकते हो, लेकिन मान लो आपके जीवन पर संकट है, स्वतंत्रता पर संकट है, आप जानकारी लेना चाहते हो, तो उस अधिकारी को आपको 48 घंटे के भीतर जानकारी देनी अनिवार्य है, और 48 घंटे के भीतर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो। अगर वो मुद्दा जीवन से जुड़ा हो और स्वतंत्रता से जुड़ा हो, तो उसकी जानकारी अपन 48 घंटे में प्राप्त कर सकते हैं। और देखो ना आगे 7वां पॉइंट अपन देखेंगे। अब देखो यहां पर सहायक सूचना अधिकारी, यहां पर देखो ध्यान रखना, सहायक सूचना अधिकारी है 35 दिन में सूचना मंगवा कर देगा। यानी इसको समझना दो क्या है, सहायक सूचना अधिकारी है वो कितने दिन के भीतर बताओ? 35 दिन के भीतर सूचना मंगवा कर देगा। देखो इधर क्या सिस्टम है, मैंने 30 दिन का यहाँ पर बताया, लेकिन यहाँ पर देखो जैसे मान लो आपने पंचायत कार्यालय में साहब आपने एप्लीकेशन लगाई, और पंचायत कार्यालय में आपका जो सचिव होता है, सेक्रेटरी होता है, वो अधिकारी होता है सूचना देने वाला। मान लो उस पंचायत कार्यालय में सेक्रेटरी नहीं है, तो आप एप्लीकेशन सहायक अधिकारी के पास लगाओगे, दूसरे अधिकारी के पास लगाओ, उससे संबंधित दूसरे अधिकारी के पास लगाओगे, तो दूसरा अधिकारी उसके लिए मात्र कितने दिन के भीतर बताओ? 35 दिन के भीतर सूचना प्रदान कर सकेगा, मंगवा दे सकेगा। अब देखो यहां पर आगे, अगर ये कंडीशन पूरी नहीं हो रही, आप देखो सूचना मांग रहे हो, सूचना आपको उस कंडीशन में प्राप्त नहीं हो रही है, इस समय सीमा में प्राप्त नहीं हो रही है, तो 8वां पॉइंट अपन देखेंगे कि साहब इसको अधिकारी का इनकार माना जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर इस समय सीमा में सूचना नहीं दे रहा है, तो उसका क्या माना जाएगा बताओ? इनकार माना जाएगा। समझना दोगे इस बात को? अगर इस समय सीमा पूर्ति नहीं कर रहा हो, तो उसको क्या है? इसका इनकार माना जाएगा। देखो सीधी सी बात है, अपन ने देखा कि साहब 30 दिन के भीतर सूचना प्राप्त कर सकते हैं, अपन 48 घंटे में सूचना प्राप्त कर सकते हैं, 35 दिन में सूचना प्राप्त कर सकते हैं, अलग अलग कंडीशन में है। तो अगर इस समय सीमा में संबंधित अधिकारी सूचना नहीं दे रहा है, तो उसको इनकार माना जाएगा कि साहब मना कर रहा है, और मना करेगा तो उसके ऊपरी अधिकारी पर उसके खिलाफ अपील की जा सकती है, और उसको खिलाफ उसके कार्रवाई, सरकारी कर्मचारी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो इस प्रकार से है। अब देखो आप पर आगे अगला टॉपिक देख रहे हैं अपन, इसका सूचना अधिकार गए। यानी अपन ने पढ़ा कि साहब सूचना के अधिकार कौन कौन से अधिकार हैं, फिर अपन ने पढ़ा किस प्रकार सूचना प्राप्त की जा सकती है। अब देखो यहाँ पर
सूचना नहीं देने पर पेनल्टी या जुर्माना। जैसे अपन ने लास्ट टॉपिक पढ़ा, लास्ट बिंदु पढ़ा कि साहब संबंधित अधिकारी समय सीमा में सूचना नहीं दे रहा तो उसका क्या माना जाएगा, इनकार माना जाएगा। और इनकार माना जाएगा तो उसके खिलाफ क्या पेनल्टी व्यवस्था है वो अपन देखेंगे। यानी यहां पर देखो, यानी अगर मान लो 30 दिन का क्राइटेरिया है और 30 दिन में सूचना नहीं दे रहा है तो यहां पर देखो पेनल्टी क्या है, पेनल्टी को ध्यान से समझना। देखो पेनल्टी क्या है, यानी जानबूझकर भ्रामक गलती दे रहा है या देने में आनाकानी कर रहा है तो देखो उसके ऊपर पेनल्टी है 250 रुपये रोजाना। किस पर पेनल्टी है बताओ, उस संबंधित अधिकारी के ऊपर, संबंधित अधिकारी के ऊपर 250 रुपये रोजाना की पेनल्टी लगाई जा सकती है या जुर्माना लगाया जा सकता है। और कुल 25,000 रुपये तक जुर्माना लगा सकते हैं। पीछे अपन ने पढ़ा कि साहब कब कब क्या क्या जानकारी अपन कितने समय में ले सकते हैं। संबंधित अधिकारी जानकारी नहीं दे रहा तो उसके ऊपर पेनल्टी है 250 रुपये रोजाना और कुल 25,000 रुपये तक की पेनल्टी उसके खिलाफ लगाई जा सकती है। तो जुर्माना किसके खिलाफ लग रहा है जुर्माना, जिसके यहाँ पर आपने एप्लीकेशन लगाया जानकारी की और वो जानकारी नहीं दे रहा, सूचना नहीं दे रहा तो उसके खिलाफ पेनल्टी की व्यवस्था है। अब देखो यहाँ पर अब बात ध्यान रखनी है, एक बात और पढ़नी है अपन को। जैसे अपन ने यहाँ पर सूचना अधिकार की परिभाषा पढ़ी कि साहब कोई भी व्यक्ति जो देश का नागरिक है, वो सरकारी संस्था है, कार्यालय है, उससे जानकारी प्राप्त कर सकता है और उस कार्यालय को जानकारी देनी होगी, उसे अपन सूचना का अधिकार कहते हैं। अब यहाँ पर अपन देखेंगे कि साहब कुछ ऐसी बातें हैं जिसकी जानकारी आपको नहीं मिल सकती या जो सूचना के अधिकार के क्राइटेरिया से बाहर है। अब आपको यहां पर पॉइंट बनाना है साहब कौन सी सूचनाएं नहीं मिल सकती। यानी कुछ ऐसे विभाग होते हैं, कुछ ऐसी सूचनाएं हैं जो गोपनीय होती हैं और देश की अस्मिता के मान लो, देश की संप्रभुता के लिए मान लो, देश की रक्षा के लिए मान लो, जिन सूचनाओं को उजागर नहीं किया जा सकता। तो ऐसे कुछ विभाग है, ऐसे कुछ डिपार्टमेंट है, ऐसे कुछ कार्य हैं जिनकी सूचनाएं नागरिक को नहीं मिल सकती। वो कौन कौन से हैं वो यहाँ पर अपन देखेंगे। तो सबसे पहले देखो इसमें आती है राज्य की सुरक्षा से संबंधित। सबसे पहले जानकारी है डिफेंस मंत्रालय है या राज्य की सुरक्षा से संबंधित विवाद है या राज्य की सुरक्षा से संबंधित जानकारी है। वो जानकारी जैसे मान लो आपको साहब डिफेंस विभाग के पास लगाओ कि साहब आपने इस चेक पोस्ट पर कितने सैनिक लगा रखे हैं, तो जानकारी आपको प्राप्त नहीं होगी। राज्य की सुरक्षा से संबंधित जानकारी आपको प्राप्त नहीं होगी। दूसरा देखो यहाँ पर सुरक्षा रणनीति। देखो क्या क्या जानकारी नहीं मिल सकती। सुरक्षा रणनीति, विज्ञान और आर्थिक मामले, विज्ञान और आर्थिक गोपनीय मामले। यानी यहां पर देखो ये तीन ध्यान रखना आपको। आप क्या देखना है, सुरक्षा रणनीति, विज्ञान और आर्थिक गोपनीय मामले, जिनको उजागर करने में देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है, देश के लिए हानिकारक है, तो उन गोपनीय मामलों से संबंधित जानकारी आपको प्राप्त नहीं हो सकती। तीसरा देखो विदेशों से प्राप्त गोपनीय सूचनाएं।
तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे होते हैं। दूसरे देशों से गुप्त सूचनाएं प्राप्त की जाती है और वो गुप्त सूचनाओं को ओपन नहीं किया जा सकता। मैंने पॉइंट स्टार्ट करते समय कहा था आपको, कुछ ऐसी बातें होती है जो गोपनीय होती है, देश की रक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, देश के आर्थिक विकास के लिए उन बातों का गोपनीय रखना अनिवार्य है और वो गोपनीय बातें उजागर नहीं की जा सकती, तो उसके खिलाफ आप RT यानी सूचना के अधिकार के तहत जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। और चौथी है, देखो यहाँ पर, यानी यहाँ पर देखो चौथी क्या है, ऐसी जानकारी जिससे न्यायालय, ऐसी जानकारी जिससे देखो न्यायालय, संसद और विधानसभा, यानी न्यायालय, संसद और विधानसभा के अधिकार का हनन हो। यानी ऐसी सूचनाएं, जिन सूचनाओं से ध्यान रखना, देखो न्यायालय, संसद और विधानसभा के अधिकार का हनन हो, ऐसी सूचनाएं नागरिक को प्रदान नहीं की जा सकती। और आगे देखो 5वीं कौन सी बातें आ रही हो, देखो गुप्तचर ब्यूरो। देखो गुप्तचर ब्यूरो है, सीमा सुरक्षा बल है, गुप्तचर ब्यूरो है, सीमा सुरक्षा बल है, इनकी जानकारी नहीं दी जा सकती। क्यों? इसके लिए किसको खतरा है बताओ? देश की सुरक्षा को खतरा है, इसलिए ये जानकारी प्रदान नहीं की जा सकती। तो इस प्रकार से 5 प्रकार की जानकारियां हैं जो आपके सूचना के अधिकार के बाहर हैं। तो अपन ने यहाँ पर तो क्या टॉपिक पढ़ा? पहले पढ़ा सूचना का अधिकार किसे कहते हैं, फिर सूचना के अधिकार में कौन कौन से अधिकार प्रदान किए गए हैं, फिर सूचना के अधिकार में जानकारी कैसे प्राप्त कर सकते हो, फिर अपन ने देखा जो कौन कौन सूचनाएं प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगला टॉपिक पढ़ेंगे अपन कि साहब सूचना के अधिकारी कौन कौन से हैं। सूचना अधिकारी पूरे देश में प्रत्येक स्तर पर कौन कौन सा अधिकारी है, इसको कहेंगे अपन, पॉइंट आएगा सूचना अधिकारी। सूचना अधिकारी, सूचना अधिकारी कौन कौन से अपन यहां पर देखेंगे। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं ग्राम स्तर से। कहां से स्टार्ट करते हैं बताओ? ग्राम स्तर से। ग्राम स्तर पर सूचना अधिकारी कौन होता है बताओ? कौन होता है? सचिव और या ग्राम सेवक। यानी ग्राम पंचायत लेवल की सूचना है वो प्राप्त करनी, तो किस अधिकारी पास एप्लीकेशन लगाओगे? वो अधिकारी है साहब आप कौन सा? सचिव या ग्राम सेवक। दूसरा देखो क्या है? पंचायत समिति। यानी आपको ये जानकारी होनी चाहिए साहब सूचना आप कहां से कैसे प्राप्त कर सकते हो। तो पंचायत समिति में अधिकारी कौन होता है बताओ? विकास अधिकारी। पंचायत समिति का अधिकारी कौन होता है? विकास अधिकारी। फिर आता है जिला परिषद। जिला परिषद में अधिकारी कौन होता है? तो होता है साहब मुख्य कार्यकारी अधिकारी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी किस स्तर पर होता है बताओ? जिला स्तर पर। फिर आता है नगर पालिका में। नगर पालिका में कौन होता है? तो अपन देखें नगर पालिका में, तो नगर पालिका में देखो कौन होता है? अधिशासी अधिकारी।
नगर पालिका में कौन होता है बताओ? अधिशासी अधिकारी। अब राज्य सरकार, राज्य सरकार में कौन होता है? तो राज्य सरकार में क्या होता है बताओ? राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त संस्था, राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त संस्था। वहां पर कौन अधिकारी होता है देखो? तो वहां पर होता है देखो मुख्य कार्यकारी अधिकारी। कौन होता है बताओ? मुख्य कार्यकारी अधिकारी। फिर होता है विश्वविद्यालय। आप विश्वविद्यालय में सूचना प्राप्त करना चाहो, विश्वविद्यालय में सूचना प्राप्त करना चाहो तो विश्वविद्यालय में कौन होता है बताओ? कुल सचिव। कौन होता है बताओ? कुल सचिव। फिर होता है, तो देखो अपन 6 यहां पर देखे, उसके बाद 7वां देखते हैं अपन सहकारी विभाग। सहकारी विभाग होता है ना, सहकारी विभाग में कौन होता है? यानी यहां पर देखो सहकारी विभाग में, सहकारी विभाग होता है ना, सहकारी विभाग में देखो विभागाध्यक्ष के अधीन, विभागाध्यक्ष के अधीन वरिष्ठतम अधिकारी, विभागाध्यक्ष के अधीन विशिष्ट अधिकारी। और 8वां स्थान आपका जहां पे सूचना आपको प्राप्त करनी है वो है साहब शासन सचिवालय। शासन सचिवालय में कौन होता है अधिकारी? तो यहां पर अपन देखें तो सचिव, प्रशासन सुधार विभाग, यानी यहां पर सचिव होता है, सचिव प्रशासन सुधार विभाग। तो इस प्रकार से प्रमुख अधिकारी हैं जहां से आप सूचना प्राप्त कर सकते हो। जहां से क्या प्राप्त कर सकते हो बताओ? सूचना प्राप्त कर सकते हो। अब इसमें 1-2 टॉपिक और बच रहे आपके। एक टॉपिक और बच रहा है जो बता दो आपको, अपील और अपील अधिकारी। अपील और अपील अधिकारी, यानी यहां पर देखो, यानी आपने सूचना प्राप्त की, सूचना आपको मिल गई, अब सूचना में आपको कुछ गड़बड़ लग रही है या कुछ मान लो भ्रष्टाचार लग रहा है, तो उसके खिलाफ अपील कहां करोगे? यानी अपील का मतलब होता है 30 दिन के भीतर आपने सूचना प्राप्त कर दी, अधिकारी ने आपको सूचना दे दी। जैसे मान लो ग्राम पंचायत स्तर पर आपने सचिव से सूचना मांगी, अब सचिव से सूचना मांगी तो सचिव ने आपको सूचना दे दी, उस सूचना का आपने अध्ययन किया और सूचना का अध्ययन करके आपको लगा कि इस जानकारी में, इस कार्य में, इस जो योजना चल रही थी उसमें कुछ गड़बड़ है या कुछ भ्रष्टाचार हुआ है, तो आप उसके खिलाफ अपील कर सकते हो। और कितने दिन के भीतर कर सकते हो बताओ? 30 दिन के भीतर कर सकते हो। सूचना प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर उस अधिकारी के, उच्च अधिकारी के यहां अपील कर सकते हो। उस अधिकारी से ऊपर के अधिकारी के पास आप 30 दिन के भीतर अपील कर सकते हो कि साहब इस योजना में, इस कार्य में कुछ गड़बड़ है, भ्रष्टाचार है, मिस्टेक लगे उसमें, तो 30 दिन के भीतर उच्च अधिकारी के पास सूचना की अपील कर सकते हो। अब अपील कहाँ कहाँ होती है वो अपन देखेंगे। देखो जैसे आपने अभी क्रम देखा था ना, जैसे अपन ने देखा था ग्राम पंचायत में कौन होता वो सचिव होता है, तो सचिव के विरुद्ध अपील कहाँ की जाएगी? विकास अधिकारी के पास। किसके पास की जाएगी? विकास अधिकारी। विकास अधिकारी कहाँ होता है बताओ? पंचायत समिति स्तर पर। कहाँ होता है बताओ? पंचायत। और विकास अधिकारी की अपील कहाँ होगी बताओ? प्रधान के पास।
विकास अधिकारी की अपील कहाँ होगी? प्रधान। प्रधान क्या होता है बताओ? पंचायत समिति का मुखिया होता है। ग्राम सेवक या ग्राम पंचायत का सचिव, उसके खिलाफ अपील होगी विकास अधिकारी के पास। विकास अधिकारी की अपील कहाँ हो सकती है बताओ? प्रधान के पास हो सकती है। और प्रधान को और अतिरिक्त जिला कलेक्टर की अपील, यानी जिला स्तर पर होता है ना, जिला स्तर बताया मैंने, अतिरिक्त जिला कलेक्टर होता है, इसकी अपील जिला कलेक्टर के यहाँ पर की जा सकती है। यानी जिला स्तर का जो विकास अधिकारी है, जिला स्तर का जो अधिकारी है, उसके खिलाफ अपील कहाँ की जा सकती है? तो जिला कलेक्टर के विरुद्ध खिलाफ, यानी जिला कलेक्टर के यहाँ पर की जा सकती है। तो इस प्रकार देखो यहाँ पर ये आपका सूचना का अधिकार था जिसको आपने अध्ययन किया। तो 18वां पार्ट कंप्लीट है यहाँ पर, जिसका आपने अध्ययन किया। 18वां पार्ट आपने पढ़ा, मैंने पढ़ाया आपको। कौन सा था? उपभोक्ता, विधिक जागरूकता, और कौन सा था आपके? सूचना का अधिकार। अब मैंने आप लोगों को कहा था कि साहब जैसे पार्ट कंप्लीट होगा तो मेरे हिसाब से आज 23 तारीख है, और मैंने कहा था जैसे पार्ट होगा वैसे सूचना होगी और आपको टेस्ट लिया जाएगा। 3 पार्ट होगा तो डेट आपके व्हाट्सएप ग्रुप को प्राप्त हो जाएगी और उसमें आपका टेस्ट होगा 3 पार्ट का। कौन सा? 12, 13 और 18 का। और अगला अध्याय पर अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।